हेलो गाइस, दिस इज़ आशीष हियर एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे फूरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन के बारे में। तो सबसे पहले तो हमें कंडक्शन का मतलब पता होना चाहिए कि कंडक्शन होता क्या है। कंडक्शन इज़ द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर विच जनरली अकर्स ऑन अ सॉलिड सरफेस ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, कंडक्शन क्या होता है कि जहाँ पे हमारा हीट ट्रांसफ़र होता है किसी भी सॉलिड सरफेस में। ठीक है, अब वो सॉलिड सरफेस में किसकी वजह से होगा? टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से। और ये टेम्परेचर का डिफरेंस कैसे क्रिएट किया जा सकता है? या तो मॉलिकुलर लैटिस वाइब्रेशन के कारण, या कह सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण टेम्परेचर डिफरेंस हमारा क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कंडक्टर और इंसुलेटर की, तो जो हमारा इंसुलेटर होता है वो कम कंडक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू कंडक्टर। ठीक है, तो हमारा जो फूरियर्स लॉ बोलता है, फूरियर्स लॉ क्या बताता है? जो फूरियर्स लॉ है कि जो हमारा रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र है दैट इज क्यू, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, दैट इज डी टी बाय डी एक्स। और किसके प्रोपोर्शनल होता है? हमारे एरिया के। ठीक है, अब अगर हमारा जो भी हीट ट्रांसफ़र हो रहा है किसी गिवन डायरेक्शन में, और उसी डायरेक्शन में जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है, ठीक है, और जो हमारा एरिया है वो उसके परपेंडिकुलर है। जो हमारा हीट ट्रांसफ़र के अगर डायरेक्शन ये है तो उसकी जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी, जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो भी एरिया होगा जहाँ से हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वो ए से डिनोट किया जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है Q इक्वल्स टू माइनस के ए डी टी बाय डी एक्स। अब हमारा जो K है वो K क्या बताता है? हमारा K है दैट इज़ द थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, अब थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है? थर्मल कंडक्टिविटी एक थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की। जो भी हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं जिससे हमारा हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, वो एक थर्मोफिजिकल प्रॉपर्टी होती है जिससे हमें पता लगता है कि वो कितना एबल है, जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं वो कितना एबल है कि हमारा जो हीट ट्रांसफ़र हो वो जल्दी जल्दी हो। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें तो सिल्वर की थर्मल कंडक्टिविटी 410 होती है। उसी तरह अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर की 385 होती है। और अगर स्टील की बात करें तो 18 से 45 के बीच में हमारी थर्मल कंडक्टिविटी होती है। ठीक है, और एक और बात है कि अगर थर्मल कंडक्टिविटी हमारी जो प्योर मेटल के केस में एज़ कम्पेयर टू इट्स एलॉय वो ज़्यादा होती है। ठीक है, हमारी जो हमारा ये फॉर्मूला निकल के आया ये है रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र। अब जो हमारा Q है इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होगी वाट में। ठीक है, और जो हमारी कंडक्टिविटी है, थर्मल कंडक्टिविटी है, इसकी यूनिट क्या होगी? वाट पर मीटर केल्विन। ठीक है, तो हम इसे कैसे समझ सकते हैं? डायग्राम से समझ सकते हैं हम इसे। जैसे एक स्लैब ले लेते हैं। ठीक है, अब ये नेगेटिव साइन कैसे आया है यहाँ पे, इसे भी यहीं पे बताएंगे हम। ठीक है, अब ये सपोज देख लो कि यहाँ पे हो रहा है हमारा हीट ट्रांसफ़र। ठीक है, ये रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र Q है। ठीक है, अब सपोज लेते हैं कि हमारा जो यहाँ का टेम्परेचर है दैट इज़ T1। ठीक है, और यहाँ का टेम्परेचर है दैट इज़ T2। हमारा जो हीट ट्रांसफ़र होता है हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है। तो देयर इज़ अ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन। और इसकी जो विड्थ है, जो हमारी स्लैब है, इसकी विड्थ सपोज B है। ठीक है, तो हमारा जो अगर ये सपोज मान लेते हैं कि यहाँ से ये हम जो एज है यहाँ से हम x डिस्टेंस ले लेते हैं। ठीक है, तो हमें पता है x एट x इक्वल टू 0 पे हमारा t क्या है? दैट इज T1। ठीक है, उसी तरह अगर x इक्वल टू अगर हम b के इक्वल रख दें तो हमारा t किसके इक्वल हो जाएगा? T2। तो अगर हम ये लिखें q dx इक्वल्स टू माइनस के ए डी टी। ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। हमें पता है a कांस्टेंट है हमारा। ठीक है, और हमारा k भी कांस्टेंट होता है कि q भी हमारा कांस्टेंट है। अब q रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र कांस्टेंट क्यों है? हमने एक एजम्पशन लिया है कि जो हमारा फ्लो होगा वो स्टडी स्टेट में होगा। स्टडी स्टेट का मतलब हमारी जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं करेंगे। हमारा टेम्परेचर फंक्शन नहीं होगा किसी भी टाइम का। ठीक है, और ये जो हम केस ले रहे हैं ये 1D के केस में ले रहे हैं। ठीक है, जो भी हीट ट्रांसफ़र हो रहा है वो 1D में हो रहा है। ठीक है, तो अब जैसे x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? 0 से b तक।
उसी तरह टेम्परेचर की वैल्यू T1 से T2 तक। ठीक है, तो यहाँ से हम Q लिख सकते हैं, क्यू बी इक्वल्स टू माइनस के ए T2 माइनस T1। ठीक है, एंड Q इक्वल्स टू माइनस के ए T2 माइनस T1 अपॉन बी। ठीक है, अब हमें पता है जो हमारा T2 टेम्परेचर है वो कम है एज कम्पेयर टू T1, तो हमारा ये पोर्शन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और जब हमारा नेगेटिव से नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र है वो पॉजिटिव आ जाएगी। और इसलिए हमने ये नेगेटिव साइन हमने यहाँ पे शो किया। और नेगेटिव साइन का मतलब क्या हो सकता है कि जो हमारा हीट ट्रांसफ़र है वो टेम्परेचर डिक्रीमेंट की तरफ हो रहा है, जहाँ पे हमारा टेम्परेचर कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, तो हमारा रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र ऐसे फ्लो हो रहा है। ठीक है, दिस इज़ द इक्वेशन फॉर द स्लैब के केस में। ठीक है, अब हम इसे इलेक्ट्रिकल एनालॉजी के टर्म में भी समझ सकते हैं, उससे हम कैसे रिलेट करें, जो इलेक्ट्रिकल चीज़ें होती हैं उनके साथ हम इन चीज़ों को कैसे रिलेट करें। तो जैसे हमारा ओम्स लॉ क्या बताता है, ओम्स लॉ बताता है कि जो हमारे वोल्टेज है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, वो आई दैट इज़ करंट के प्रोपोर्शनल होगी। तो हमारा वी क्या निकल के आ जाता है, दैट इज़ आई आर। और क्या लिख सकते हैं, डेल वी लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ भी कह सकते हैं, दैट इज़ इक्वल्स टू आई आर। और आर दैट इज़ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, कह सकते हैं। तो केस क्या ले सकते हैं इसमें, जो हमारा यहाँ पे डेल वी से है, जो हमारा यहाँ पे जो टेम्परेचर डिफरेंस है दैट इज़ वो डिनोट किया जाएगा डेल वी से। ठीक है, तो डेल वी को हम लिख सकते हैं डेल टी। ठीक है, उसी तरह जो हमारा करंट है, यहाँ पे करंट को हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्यू, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र। तो हमारा जो आई है दैट इज़ क्यू। उसी तरह हमारा आर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंट है, उसे हम थर्मल रेजिस्टेंस लिखते हैं। ठीक है, तो हम हमारी जो इक्वेशन निकल के आती है वो क्या निकल के आ सकती है, डेल टी इक्वल्स टू क्यू आर थर्मल, थर्मल रेजिस्टेंस। और क्या लिख सकते हैं यहाँ से, आर थर्मल इक्वल्स टू डेल टी अपॉन क्यू। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, हमारी जो फूरियर्स इक्वेशन आई थी वहाँ से हम और क्या लिख सकते हैं, दैट इज़ पी अपॉन के ए, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर इसका थर्मल सर्किट बनाया जाए इसका, तो वो कैसे बनेगा, ये हो गया थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है, हमारा जो हीट ट्रांसफ़र है वो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र वो क्यू से डिनोट है। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो टेम्परेचर है वो दैट इज़ T1 T2। और एक चीज़ है, यहाँ पे नेगेटिव साइन होगा क्योंकि हमारा टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, तो थर्मल रेजिस्टेंस हमारा पॉजिटिव निकल के आएगा। ठीक है, तो दिस इज़ द इक्वेशन। ठीक है, अगर हम कंपोजिट स्लैब की बात करें, अगर हम दूसरा केस लेते हैं कि कंपोजिट स्लैब, जो हमारा एरिया है वो कांस्टेंट है हमारा। ठीक है, दिस इज़ द एरिया। एरिया कौन सा पोर्शन होता है, दिस इज जहाँ से हमारा हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, ये पोर्शन, ये वाला एरिया, ये कांस्टेंट है हमारा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा टेम्परेचर है, पहले तो जो आउटर सरफेस पे टेम्परेचर है वो दैट इज़ T1। ठीक है, फिर ये डिक्रीज़ होगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या टेम्परेचर होगा जो इंटरफेस पे होगा, दैट इज़ T2। ठीक है, उसके बाद जो इनर सरफेस पे टेम्परेचर होगा दैट इज़ T3। तो जो हमारा T1 होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। पहले तो जो हमारा टेम्परेचर का डिक्रीमेंट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, T2 पे, फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके T3 तक पहुँचेगा। ठीक है, तो अब इसके लिए इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं, हमें पता है कि हमने एक स्टडी स्टेट की कंडीशन ली है कि जो हमारा प्रॉपर्टीज़ हैं वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हुई, तो हमारा जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र है दैट इज़ क्यू, वो थ्रू आउट द स्लैब सेम रहेगा। तो क्यू हमारा सेम है, तो क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसका हम सपोज ले लेते हैं कि जो इसकी विड्थ है वो है P1, उसी तरह इसकी विड्थ है P2, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी है K1, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी है K2। ठीक है, तो K1 एरिया हमारा कांस्टेंट है, dt लिख सकते हैं या लिख सकते हैं T2 माइनस T1। ठीक है, माइनस
अपॉन V1 इक्वल्स टू माइनस K2A T3 माइनस T2 अपॉन V2। ठीक है, ये हमारा रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र की वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, अब अगर हमें सपोज मानो कि हमें इंटरफेस का टेम्परेचर निकालना है, इंटरफेस पे क्या टेम्परेचर है, हमें वैल्यूज़ दे रखी है T1 T3, हमें विड्थ दे रखी है दोनों स्लैब की, हमें थर्मल कंडक्टिविटी दे रखी है, हमारे क्यू भी वैल्यूज़ दे रखी हैं। तो सॉरी, क्यू वैल्यूज़ नहीं दी हमें, क्यू वैल्यूज़ नहीं दी हैं, तो हम पहले क्यू को निकालेंगे। तो क्यू को हम और क्या लिख सकते हैं, अगर हम एक स्लैब मान लें, इस टोटल को हम एक स्लैब मान लें, इंटरफेस को हटा दें, तो हमारा जो डिफरेंस आएगा दैट इज T3 माइनस T1, माइनस साइन आ गया, अपॉन B1 अपॉन K1A प्लस B2 अपॉन K2A। तो यहाँ से क्या होगा, हमें ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, तो हम यहाँ से रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र निकाल सकते हैं। रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र से हम यहाँ पे इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन का यूज़ करके हम T2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ है, जो हमारा स्टार्टिंग में मैंने अभी बताया था कि जो हमारा टेम्परेचर का डिफरेंस होता है वो स्टार्टिंग में ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद बहुत कम हो जाता है। मतलब अगर मैं टेम्परेचर ग्रेडियंट की बात करूँ, dt अपॉन dx पहले स्लैब के केस में वो क्या होता है, ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू dt अपॉन dx सेकेंड के केस में। तो ये क्या बताएगा, इसका मतलब हमें पता है कि हमारा Q कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, तो हमारा जो K हो जाएगा, दैट इज़ द थर्मल कंडक्टिविटी, वो 2 के केस में ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू 1 के केस में, क्योंकि हमें पता है जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर ग्रेडियंट के। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।